हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सिमन मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं 95 नंबर का। जी हाँ, ये पेपर है आपका, मॉडल पेपर है। इसको मैं 2 सेटों में डिवाइड करूंगा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेट में, ठीक है ना। इसकी कल वीडियो सेकेंड सेट रात में ही मिलेगी। रात को लगभग वही 9 बजे तक आपको इसकी वीडियोस मिल जाएगी, सेकंड सेट वाली, ठीक ना। और सारे वीडियोस, जितने वीडियोस हैं भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आप पढ़ लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी भेज दूंगा। नंबर 1 यूपी बोर्ड का टेलीग्राम चैनल, जिसपे 43,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। आप भी जाइए टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से अपने नोट्स को डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर है, क्या है यहाँ पे, ये क्लास 12th वालों का है यार। क्लास 12th वालों का जो हिंदी है ना, वो 16 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है। कितने फरवरी को है? 16 फरवरी को है ना। टेंशन ना लीजिए, 16 फरवरी की तैयारी करवा देंगे। उसी को पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आएगा, उसी को पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा ही नहीं जो आपके पेपर में नहीं आएगा। तो भाई साहब, आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके पेपर में आए, बिल्कुल फोड़ दीजिए। हिंदी में 95 आपको फिक्स करना है, कुछ भी हो जाए 95 नंबर आपको लेकर आना है अपने हिंदी में। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। और हाँ, ये पूरा आपका 100 नंबर का क्या होने वाला है, आपका पूर्णांक रहेगा। 95 टारगेट का है, कुछ भी हो जाए कि 95 आना चाहिए। आपका जो टाइम दिया जाएगा बोर्ड में, वो 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट में अपने प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जो 15 मिनट रहेगा वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित समय रहेगा कि भाई साहब आप अपने प्रश्नों को पढ़िए और उसके बाद उत्तर को दीजिए। सो यार प्लीज वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। जैसे कि अगर कोई चीज है, जैसे दिया कि डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है, तो ये अमरकांत जी के, लेकिन किस सन में था ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। हर एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जो आपके खंड काव्य हैं, आप चाहे कहानी वाला हो, निबंध हो, पत्र लेखन हो, सारी वीडियोस आपको लगातार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एसके स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो इंपॉर्टेंट है वही तक मैं आपको दे रहा हूँ। और भाई साहब सब एक करके आपको पढ़ के जाना है बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके 10 अंकों का आपके खंड क में आने वाला है। पेपर 2 खंडों में रहेगा, याद रखना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, खंड क और खंड ख, खंड क और खंड ख में रहेगा। तो इसमें हम लोग खंड क पूरा देखने वाले हैं। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो डिप्टी कलेक्टर के लेखक जो हैं वो हैं अमरकांत जी हैं। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं, ठीक है ना। और इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। कौन सा है? 1955 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। कब माना जाता है? 1955 ईस्वी जो है यह डिप्टी कलेक्टर का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टर के लेखक अमरकांत जी हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद की 3 प्रमुख रचनाएं आप लोग बताइए। 3 प्रमुख रचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं। तो 3 रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आपको कमेंट करना है। अगर सारा याद है तो सारा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? भारत की एकता के रचनाकार हैं। जो भारत की एकता है इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फड विश्वनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भारत की एकता के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं? भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। लेकिन यह क्या है? तो याद रखना, भारत की जो एकता है यह एक कहानी संग्रह है, सॉरी निबंध संग्रह है। कौन सा एक? यह एक निबंध संग्रह है। भारत की एकता क्या है? तो यह एक निबंध संग्रह है। भारत की एकता क्या है? तो एक निबंध संग्रह है।
भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय अगर आपको नहीं आता तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से जीवन परिचय याद कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं पढ़ा दिया हूं। उसके बाद यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन है। देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित, क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी की यहाँ पे रचना है वो कौन सी है? तो वो है आपकी यहाँ पे कल्पलता। कौन सी है? कल्पलता। ये किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट में लिख लीजिए कि पूर्वोदय किसकी रचना है। अब बात आती है पूर्वोदय किसकी रचना है। तो पूर्वोदय जो यहाँ पे रचना है वो किसकी है? इसका आपको सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में। और अंत में किसकी है इसका भी आपको क्या करना है? कमेंट में आपको आंसर बताना है इसका। ये दोनों का मैं पूछ रहा हूं, अगले वाले का मैं बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। इसमें कौन सी प्रोफेसर सुंदर जी की रेड्डी की रचना नहीं है? मेरे विचार, साहित्य और समाज, लॉन्गेज प्रॉब्लम इन इंडिया या धरती के फूल। तो इसमें से जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है वो है धरती के फूल। तो इसमें से कौन कौन सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? मेरे विचार, साहित्य और समाज और लॉन्गेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हैं। तो भाई साहब धरती के फूल किसकी रचना है? तो लिख लीजिए धरती के जो फूल की रचनाकार हैं ये हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया, कौन है इसके? कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र यानी कि प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र यानी कि प्रभाकर किसके रचनाकार हैं? धरती के फूल, मेरे विचार, साहित्य और समाज, लॉन्गेज प्रॉब्लम इन इंडिया। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की क्या है? रचना है। लेकिन धरती के फूल किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है अंगा वाला। क्या है यहाँ पे? अंगा वाला प्रश्न है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। यहां से यहां तक है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार या अज्ञे। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के मेरा आध्यात्मिक जो सफर है यह एपीजे अब्दुल कलाम की, यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी की मेरा साथ आध्यात्मिक जो सफर है ये क्या है? मेरा, यहां पे रहेगा मेरा सफर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। इसको आप लोग याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो लिख लीजिए इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन अगर दे देगा तो लिख दीजिएगा सन 2015 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? सन 2015 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे अब दूसरा आप देखिए, पहला में 5 बहुविकल्पी रहेगा, सॉल्व कर लिए। अब दूसरा में भी आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। 5-5 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्या है भाई साहब? यहाँ पे निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। किसके द्वारा? हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। कौन सी है? रुक्मणी, रसकलश, वैदेही वनवास या अधखिला फूल। तो वह है आपका वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य है। किसका है? हरिऔध द्वारा महाकाव्य है। और इसमें कुल कितने सर्ग थे? तो याद रखना वैदेही वनवास में कुल 18 सर्ग थे। कितने सर्ग थे? कुल 18 सर्ग थे। और रुक्मणी परिचय, यहाँ पे है रुक्मणी परिचय। जो रुक्मणी परिचय है यह भी किसके द्वारा है? हरिऔध के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यह क्या है? यह एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है।
रुक्मणी परिचय के भी रचनाकार कौन है? हरिऔध जी हैं। लेकिन रुक्मणी परिचय जो है यह एक नाटक है। इसमें कुल कितने आपके सर्ग थे? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसमें तो सर्ग होंगे नहीं क्योंकि ये काव्य है ही नहीं। और फिर है रस कलश और अध खिला फूल। देखिए अब यहाँ पे रस कलश जो है यह क्या है? यह आपका महाकाव्य है, याद रखना। रस कलश क्या आपका महाकाव्य है। और अध खिला फूल जो है यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। अब बातों को समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है, तो वैदेही वनवास थी। और रुक्मणी परिचय यह भी हरिऔध द्वारा लिखित है, लेकिन यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। वैदेही वनवास में कुल 18 सर्ग हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, नोट कर लीजिए। और रस कलश क्या है? यह एक महाकाव्य है। अध किला फूल क्या है? यह एक उपन्यास है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कमेंट बॉक्स में दबा के कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है। उसके बाद ख वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना है। भाई साहब मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीप शिखा। तो निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? तो जो मैथिली शरणगुप्त की रचना है वह है आपका सिद्धराज। कौन सा है आपका? सिद्धराज। सिद्धराज किसके द्वारा है? यह मैथिली शरणगुप्त के द्वारा है। लेकिन कानन कुसुम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। याद कर लीजिए किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। नोट करके आप लोग नोट कर लीजिए किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उत्तरा किसकी है? उत्तरा है सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। दीप शिखा भाई साहब किसकी है? दीप शिखा महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, याद रखिएगा। सिद्धराज किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है। उत्तरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। दीप शिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। ये क्या है? ये सभी रचनाएं हैं। देखिए हम जो आपको बताएंगे ना पॉइंट वाइज बताएंगे भाई साहब। आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे अज्ञेय जी को क्या था? यहाँ पे अज्ञेय जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था भाई साहब? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन यह ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? किस काव्य कृति पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंद्रधनु रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंगन के पार 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में क्या मिला था? तो अकादमिक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखना ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1964 ईस्वी में आंगन के पार पर मिला था। किसको मिला था? अज्ञेय जी को मिला था। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में कितनी नाव कितनी बार में मिला था। मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बता के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एसके मिश्री भाई साहब जो भी आपको देगा ना 100% एक्यूरेसी के साथ देगा। हाँ यार एक दो प्रश्न गलत हो जाएंगे तो इसके लिए माफी चाहेंगे, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन कोशिश यही करेंगे जो हम आपको सोल्यूशन देंगे ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। इसमें भाई साहब दिनकर की रचना कौन सी है? सीला पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। तो दिनकर जी की रचना है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है यह दिनकर जी की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1987 ईस्वी है। लेकिन सीला पंख चमकीले किसकी है? सीला पंख चमकीले किसकी है? तो लिख लीजिए गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार
माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? दिनकर की है। मैंने बता दिया किसकी है, दिनकर की है। किस सन में हुआ था? 1978 ईस्वी में इसका 87 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अंधा युग किसका है? तो धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्या है? अनामिका। तो याद रखना, दिनकर की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा है। शीला पंख चमकीले किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। अंधायु किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अनामिका किसकी भाई साहब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। छापने वाले प्रश्न है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए, टेंशन ना लीजिए। इसके बाद है हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? हिमालय जो है यह किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है। तो है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। क्या है? महादेवी वर्मा की है। वो क्या है आपका? हिमालय है। लेकिन हिमालय है क्या? हिमालय है क्या? नोट पॉइंट में लिख लीजिए, यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। यह क्या है? कविता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए, छापने वाले क्वेश्चन है। ये तो खत्म हो गया भाई साहब 10 नंबर का। अब आता है गद्यांश। अब क्या आता है? गद्यांश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है भाई साहब, इसको तैयार कर लीजिए। आपके पिछले साल बोर्ड में पूछा गया गद्यांश है। अब भाई साहब गद्यांश को सबसे पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देना आपको क्या करेंगे? शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर देना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। यहाँ पे गद्यांश है, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखिएगा, इसी में से इसी का आंसर ढूंढेंगे, याद रखना, इसी में से इसी का आंसर ढूंढेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के यह बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है? स्वास्थ्यकर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या था? ये आपका क्या है? गद्यांश है। ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक पूरा गद्यांश है। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। अब हम लोग एक एक प्रश्नों को क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट आपसे आपके बोर्ड से रिलेटेड। चलिए, यहाँ थोड़ा अपने आप को हाइड कर लिए ताकि इसका आंसर हम लिख पाए। कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके इसका आंसर देंगे। सबसे पहला यहाँ पे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है? जो राष्ट्रीय जन है अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, पहले वाले का, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करता है। तो जो रेड वाला चला हुआ है, यह क्या है? आपका पहले का आंसर है। ये क्या है? आपका पहले का आंसर है। देखिए भाई साहब, इसका आंसर इसी में रहेगा, इसका आंसर इसी में रहेगा, तो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, इसी में मिलेगा, इसी में आपको क्या है? मिलेगा, ठीक ना, बाहर से नहीं मिलेगा, इसी में आपको पूरा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग? साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद ख वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृति के आनंद पक्ष कौन स्वीकार करता है? संस्कृति के आनंद पक्ष कौन स्वीकार करता है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है, और उससे क्या होता है? आनंदित होता है। ये क्या है? आपका दूसरे का आंसर है। दूसरे का आंसर आप देख लीजिए, ये वाला है। मैं आपको थोड़ा अलग
कलर से चला दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो ब्लू से चला हुआ है ये आपका दूसरे वाला का आंसर है। देखिए यही तो आंसर है ना। क्या आंसर है? जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। उसके बाद मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के क्या लिखना है? यहाँ पे अर्थ लिखना है। तो मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्द का अर्थ क्या होता है? मानसिक का मतलब होता है मन की कल्पना से उत्पन्न। क्या है? मन की कल्पना से उत्पन्न, मन की कल्पना से उत्पन्न। और स्वास्थ्यकर का क्या मतलब होता है? यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, यानी कि आरोग्यवर्धक, यानी कि स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे है घ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहां से कहां तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है? तो जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है वो यहां से यहां तक करना है। यद्यपि से लेकर, कहां से? यद्यपि से लेकर, यहां से मैं इसको थोड़ा सा आपको कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यद्यपि से लेकर आपको एक सूत्रता तक करना है। इसको मैं थोड़ा कलर यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहां से यहां तक, ये इसको लेकर यहाँ पे जा रहा है हरा वाला, और आनंद की दृष्टि में एक सूत्रता है। तो यहां से यहां तक इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं। किसकी करना है? यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का रेखांकित पंक्तियों से आशय है कि कला की दृष्टि से संस्कृत के सभी तत्व, साहित्य, गीत, नित्य वादन, अमोद प्रमोद विभिन्न रूपों में विभक्त हैं, परंतु आत्मिक सुख प्रदान करने के संदर्भ में सभी तत्व एकता स्थापित कर लेते हैं, अर्थात आत्मा के सुख में वृद्धि इन सभी संस्कृत अंगों में एक सूत्रता स्थापित करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, ये तो हर में पूछा जाएगा, हर एक गद्यांश पूछा जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाएगा, हर साल हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब कि आप कह सकते हैं हर एक पेपर में जो आपका 12th का होता है। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से क्या है? अवतरित है, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल का भाई साहब जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। उसके बाद अगला यहाँ पे 3 नंबर का है, ये आपका एक गद्यांश होता है और आपका एक क्या होता है? पद्यांश होता है। तो ये आपका यहाँ पे लिखिएगा, ये आपका पद्यांश है। क्या है? आपका पद्यांश है। चौथा नंबर है प लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प लिखेंगे। ये क्या है आपका? यह एक पद्यांश है। पद्यांश क्या है? देख लीजिए यहाँ पे पद्यांश यहाँ पे है, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, वेम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका मन बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी विद्वान। तो ये क्या है आपका? ये आपका पद्यांश है। अब इस पद्यांश का क्या करना है? आपको इसका उत्तर देना है, जो कि आपको 10 नंबर का पेपर में आएगा भाई साहब। 10 नंबर का छाप डालो, इसे छाप लो। आप लोगों को इसका आंसर भाई साहब याद कर लेना है। अगर यहां से नहीं आ रहा है अपने बुक में टिक लगा लीजिए, रट लीजिए क्वेश्चन बैंक में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, निकालिए, टिक लगा लीजिए और कमेंट करिए कि हाँ सर मैंने टिक लगा लिया है। और ये आपको तैयार करके जाना है, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? तो आपको क्या लिखना है?
इस सृष्टि में मनुष्य ज्ञानी है और विद्वान है। आकाश और पाताल तक जाने योग्य ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसे मानव ने ज्ञात न किया हो। यानी कि जो मानव है यह बहुत ज्ञानी और विद्वान है, यह तो पाताल और आकाश में भी पहुंच जाता है भाई साहब। इसलिए सृष्टि में मनुष्य का बहुत ही महत्व है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, मानव जीवन का श्रेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मानव जीवन का श्रेय एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी मिटा देना, मतलब दूरी को मिटा देना है। यानी जो मनुष्य का, मानव का श्रेय है जीवन में, वह केवल एक ही है कि जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के जो बीच की दूरी है उसे क्या है, मिटा देना है। उसके बाद यहाँ पे ग क्वेश्चन है। ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगार और व्यवधान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आगार और व्यवधान शब्दों का आपको अर्थ बताना है। तो आगार का अर्थ भंडार होता है और व्यवधान का अर्थ क्या होता है, बाधा होता है। क्या होता है आपका, बाधा होता है। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो व्यवम से लेकर उनका श्रेय तक आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या यहाँ पे व्यवम से पाताल तक सब कुछ इसे है श्रेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कवि कहता है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के बल पर इस संसार में जानने योग्य ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसे उसने ज्ञात न कर लिया हो। उसने पृथ्वी से लेकर सुदूर अंतरिक्ष तक के सभी रहस्यों का उद्घाटन कर दिया है, किंतु न तो यह मानव का वास्तविक परिचय है और न ही इसमें उसकी महत्ता ही है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन है। अंगा वाला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। यहाँ पे कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे, कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है इसके, रामधारी सिंह दिनकर है। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय में सबको पढ़ा दिया हूँ एक एक करके, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको हर एक जीवन परिचय मिल जाएगा। सबका मैंने पढ़ा दिया जीवन परिचय है, और जाइए आप लोग सभी लोगों का जीवन परिचय जो है आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सारे जीवन परिचय में पढ़ा दिया हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपका 10 नंबर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने सॉल्व कराया भाई साहब, इसको पढ़ लीजिए। 16 फरवरी को इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज दूंगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 16 फरवरी की बेहतरीन तैयारी लेकर आ रहे हैं हम, तैयार करा रहे हैं आपको, ताकि आप जाइए वहां पे 95 स्कोर करके आए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।